हो गया, हो गया, हो गया। सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज तारीख है 10 फरवरी, थोड़ा सा लेट हो गया है, तो हम लोग कुछ भी बातें करने से पहले सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी लोग मन लगा के पढ़ाई को करेंगे। अभी आप लोग के आगे के ग्रुप डी के जो पेपर्स हैं उनमें आपकी करंट अफेयर्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो आने वाली है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी के पेपर से आपको अच्छे से क्या करनी है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? सभी का क्लियर है? चलिए, अभी सभी लोग राकेश पासवान जी और बाकी जितने भी लोग जुड़ गए हैं, मनोहर अंसारी, पूजा पासवान, कीर्ति पांडे, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे और कॉपी पेन को लेकर बैठेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? चलिए, आज हमारी तारीख कितनी है? 10 फरवरी 2021। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, पढ़िए। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में आपके लॉटरी है, माटी है और जैकी उपचैन है, ठीक है? तो ये आप लोग को बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कल ही आप लोग का राजीव कपूर जी क्या हुए हैं, वो उनका निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा, राज कपूर के बेटे हैं कौन? राजीव कपूर, जिनका अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। हाल ही में किस संगठन ने कोबरा कमांडो जो 1985 में शुरू की गई थी, कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया है? तो सीआरपीएफ में क्या है, आईटीबीपी में क्या है या फिर असम राइफल्स में क्या है, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस जो कि एक अभियान है, इस अभियान को शुरू किया है? तो किस राज्य ने इस अभियान को शुरू किया है? सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है? ओके, कुरबीदेव जी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत अच्छा आपका असम स्टेट, बहुत अच्छा। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे स्टेट ही बहुत खूबसूरत है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसने जनरल के एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, जनरल के एस थिमैया कभी हमारे सेना प्रमुख भी रह चुके हैं और इनका पूरा परिवार समाज सेवा और सेना के कार्यों में लगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द्वारा भारत की पहली भूतापीय मतलब कि जियोथर्मल क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गोवा में, लद्दाख में या फिर आपका असम में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बोया माइक, ये तो माइक की कंपनी है, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर इसरो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है, जिससे कि अब किसी प्रकार से अवैध जमीन पर कब्जा नहीं हो सकेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड नहीं है, प्लेयर ऑफ द क्या है, मंथ है। तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है? कीर्ति पांडे जी, शाम की क्लास नहीं हुई थी, मैं रात की क्लास नहीं हुई थी, अच्छा ठीक है, चलिए उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों? हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल क्या किया है, जीता है, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। और चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करेंगे और फिर मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी लोग क्लासेस को शेयर करिए और फिर हम लोग मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है? क्या नाम है? साजिया कौशल जी, पूजा पासवान, देवाती यादव, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। मनोहर अंसारी जी और कीर्ति पांडे जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे मन लगा के और फिर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है ये, तो चलिए हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड, जो कि आपका चिल्ड्रंस के लिए है, तो चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल जो है, ये इस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय
फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आंसर क्या होगा, जैकी एंड उपजैन। तो ध्यान रखिएगा, जैकी एंड उपजैन को इस साल का क्या मिला है, इस साल के आपके 14वें अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का पुरस्कार दिया गया है सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का। ठीक है, उसके बाद यहां पर 2 ऑप्शन और दिए हैं, लॉटरी भी दिया है और माटी भी दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो लॉटरी और माटी में अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, माटी जो कि बांग्लादेश की मूवी है, माटी जो कि बांग्लादेश की मूवी है, ध्यान रखिए, इसको जो अवार्ड दिया गया है इसी पुरस्कार में, तो इनको अवार्ड दिया गया है यंग टैलेंटेड अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, यंग फिल्म, यंग टैलेंटेड अवार्ड इनको दिया गया है। किसको दिया गया? माटी को। सभी का क्लियर है? तो ये अवार्ड इनको दिया। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है भाई? ये मिला है आपको जैकी और उपजैन को। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग यहां पर माटी को देखें तो माटी बांग्लादेश की मूवी है और जैकी और उपजैन जो है ये डच मूवी है। डच का मतलब नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड का मतलब हॉलैंड। ठीक है, क्लियर है सभी का? अब हम लोग इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। तो इस बार जो आपका 14वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो हुआ, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। कौन से वर्ष में? 2008 में। और इसकी शुरुआत की गई थी कहां पर? ढाका में। कहां पर की गई थी दोस्तों? ढाका, यानी कि आपका बांग्लादेश। ठीक है, इस बार इसका जो संस्करण था वो आपका 14वां संस्करण था, जिसमें कि आपकी बेस्ट फीचर फिल्म ये बनी है और यंग टैलेंटेड अवार्ड जो मिला है वो आपको माटी, जो कि बांग्लादेश की मूवी है, इसको दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 दिन का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। 7 दिन के इस प्रोग्राम में, 7 दिन के इस जो महोत्सव था, इस महोत्सव में लगभग देखा जाए तो 179 मूवीज, लगभग 37 देशों की, 37 कंट्रीज की 179 179 मूवीज को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था, जिनमें से आपकी बेस्ट फिल्म ये बनी है और यंग टैलेंटेड अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, क्लियर है सभी का? उसके बाद अगर हम ध्यान दें लॉटरी के लिए, तो लॉटरी को भी ध्यान रखिएगा, इनको भी यंग टैलेंटेड अवार्ड मिला है, लेकिन इन्हें विशेष उल्लेख में मिला है। ठीक है, इनको भी यंग टैलेंटेड अवार्ड मिला है, लेकिन इनको विशेष मतलब स्पेशल कैटेगरी में मिला है। ठीक है, यंग टैलेंटेड अवार्ड, लेकिन इनको स्पेशल कैटेगरी में दिया गया। ठीक है, तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉटरी भी आ सकता है, माटी भी आ सकता है। क्लियर हो गया सभी का? तो ये है आपका क्या, ये आपका अंतरराष्ट्रीय फिल्म बाल फिल्म महोत्सव जो कि आपका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। सभी का क्लियर है? अब यहां से एक फायदा क्या है? यहां से एक फायदा है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये लिखा है मिलेगा आपको, जिससे कि आप लोगों को ये दोबारा खोजने बीजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है, सभी लोग लाइक भी करते रहिए भाई। हाँ बिल्कुल सही। अंजलि सोनकर जी, लेखपाल का फॉर्म कब आ रहा है? लेखपाल का जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हम आपको इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव कपूर जी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनेता थे और एक निर्देशक भी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये राजीव कपूर जी जो आपके राज कपूर के बेटे हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजीव कपूर जी के पिता राज कपूर के नेतृत्व में इन्होंने 1983 में, राज कपूर के नेतृत्व में 1983 में राजीव कपूर जी ने क्या किया था? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये राजीव कपूर जी का जो कैरियर शुरू हुआ आपके फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों 1983 में शुरू हुआ। ठीक है, 1983 में इन्होंने सबसे पहले अपनी एक जान है हम जो मूवी इनकी थी, एक जान है हम, ये इनकी मूवी पहली मूवी थी। ठीक है, इसके बाद से कुछ समय बाद 1984-85 में देखा जाए तो 1984 से लेकर 88 तक ये भारत में अभिनेता के रूप में दिखाई दिए, लेकिन फिर ये निर्देशन के क्षेत्र में चले गए और फिर ये प्रोड्यूसिंग करने लगे, मूवीज को प्रोड्यूस करने लगे। तो इनकी जो सबसे पॉपुलर मूवीज है उनमें सबसे एक जान है हम, जो इनकी पहली मूवी है, और इनकी जो सबसे फेमस जो मूवी रही वो है राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो ध्यान रखिएगा, राम तेरी गंगा मैली इनकी जो सबसे फेमस मूवी रही है, इस मूवी से ही इनको पहचान मिला। और 1988 के बाद 1988 के बाद ये निर्देशन कार्य में चले गए थे। ठीक है, और अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है, जो कि किसके बेटे हैं? जो कि राज कपूर के बेटे हैं, यानी कि आपकी जो सेकंड पीढ़ी है इनकी, सेकंड पीढ़ी खत्म हो चुकी है। क्लियर है सभी को? राम तेरी गंगा मैली कब आई थी दोस्तों? 1985 में आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपके लिए क्या है? राजीव कपूर जी है। क्लियर है सभी का? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। आमिर के जो फॉर्म भराया था, अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस संगठन ने कोबरा कमांडो, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में सीआरपीएफ में या फिर आपके असम राइफल्स में आपका क्या हुआ है कि कोबरा कमांडो की सेना बनाई गई है महिलाओं की, पहली बार ही ऐसा हुआ है। तो हाल ही में किस संगठन ने कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया? तो ध्यान रखिएगा किसने शामिल किया दोस्तों, सीआरपीएफ ने शामिल किया, ठीक है। सीआरपीएफ की जो कोबरा फोर्स बनी थी, ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ की जो कोबरा फोर्स बनी थी, ये बनी थी 1985 में शामिल थी, ठीक है। 1985 में राजीव गांधी जी का शासन था, और ध्यान रखिए राजीव गांधी जी के शासन में 1985 में सीआरपीएफ में कोबरा का निर्माण किया गया था, ठीक है। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ध्यान रखिएगा कमांडो बटालियन फॉर, ये इसका फुल फॉर्म है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि आपको शॉर्टकट में क्या बनता है, कोबरा बनता है। 1985 में इसका गठन हुआ, ठीक है, और अभी तक इसमें महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी, ठीक है। तो इसमें महिलाएं शामिल नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एंटी नक्सल अभियान के लिए फेमस होते हैं, ठीक है, नक्सल विरोधी अभियान के लिए फेमस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फीमेल की कोई फोर्स नहीं शामिल की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में 2021 में पहली बार क्या किया गया है, पहली बार एक आपकी सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसमें शामिल किया गया। तो इस बार फर्स्ट टाइम सीआरपीएफ महिला टुकड़ी को इसमें या महिला इन्फेंट्री को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया। तो ये इतिहास से पहली बार ही है कि कोबरा कमांडो की फोर्सेस में अब पुरुषों के साथ साथ कौन होगी, आपकी महिलाएं भी शामिल होंगी। सभी का क्लियर है? तो जंगल युद्ध कमांडो भी इनको हम लोग कहते हैं। सभी क्लियर है? और ध्यान रखिएगा आपका जो ये कोबरा फोर्स थी, कभी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक जनजाति होती है कोया, कभी आपने नाम सुना होगा कोया, ये कोयाओं के विरोध में भी काम इन्होंने किया है, जिसको हम लोग कोया कहते हैं। ध्यान रखिएगा कोया एक जनजाति का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है, और इस कोया जनजाति के बहुत सारे लोग नक्सलवाद में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर क्या होता था कि इस सीआरपीएफ ने अपनी कोबरा फोर्स के माध्यम से ही कोया के नौजवान लड़कों को अपने साथ मिलाकर उनको प्रशिक्षण दिया था और उनसे बोला था कि हम आपको सेना में शामिल करेंगे, लेकिन आप अपने ये जो लोग हैं जो कि गंदे रास्ते में गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको पकड़वाइए, उनको सजा दिलवाइए, या फिर उनको पकड़वा के बस इस नक्सलवाद को खत्म कीजिए। तो बहुत सारे नौजवान कोया जो थे, नौजवान कोया इस सीआरपीएफ के कोबरा फोर्स के साथ हो गए थे और उनको एक नया नाम मिला था, उनका नाम था कोया कमांडो। कोया कमांडो एक बहुत रिस्की पहल थी सीआरपीएफ की, जो कि नक्सलवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। कोया के लोगों को ही कोया के विरोध में खड़ा किया गया था, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये कोयाओं की भाषा में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आया था कि इस कोया कमांडो की फोर्स का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा सलवा जुडुम, ध्यान रखिएगा सलवा जुडुम इसका नाम था। इनको कोया भाषा में सलवा जुडुम कहते थे, जो कि कोयाओं के समर्थन में थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दी थी, इस पर रोक लगा दी थी कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें हमें ऐसा रिस्क हो कि हमारे हथियार दुश्मनों के पास जाकर या नक्सलवाद में जाकर उनको और शक्तिशाली बनाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि वो उन्हीं के अपने हैं तो वो उनका साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। सभी क्लियर है? क्या बोल रहे हैं अमर सिंह जी, बताइए। मेरा क्लास कब कब रहता है बेटा? मेरा क्लास सुबह करंट अफेयर्स का ही रहता है, ठीक है, और बाकी की वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स में मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? तो ये होगी आपकी कोबरा फोर्सेस। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे सीआरपीएफ का आता है, आईटीबीपी का आता है, असम राइफल्स का आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूं, यहां पर लिख लीजिएगा इसको। देखो एक तो हमारे पास रिजर्व फोर्स है दोस्तों, कौन सी? सीआरपीएफ। एक है कौन सी? सीआईएसएफ। एक है आईटीबीपी, कौन सी है? आईटीबीपी। एक है असम राइफल्स, असम राइफल्स, और हमारे पास एक और है रिजर्व फोर्स में बीएसएफ। क्लियर है? अब ध्यान रखना इनके जो मेन चीफ है सीआरपीएफ के, सीएसएफ के, उनके नाम एग्जाम में आते हैं। सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? अभी हाल ही में आरआरबी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आए, तो ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ का गठन 1968 में हुआ था। सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? सीआरपीएफ का गठन 1949 में हुआ था। सीआईएसएफ का गठन जो हुआ था, ये आपका सबसे जो मेन फोर्सेस में आते हैं, तो सीआईएसएफ का गठन सबसे नए में आया 1968 में। आईटीबीपी तब बनी थी जब चाइना वॉर हुआ था, तो चाइना वॉर मतलब कि 1962, ऐसे याद कर लोगे। सभी को याद है इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर के तुरंत बाद आईटीबीपी बन गई थी, ठीक है।
और जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था तब आपकी बीएसएफ बन गई थी, तो 1965 हो गया। और सबसे पुरानी फोर्स में अगर दोस्तों आती है तो आपकी असम राइफल आती है, 1835 में बनी थी। क्लियर हो गया? तो ये आपके इनके स्थापना के वर्ष हो गए। क्लियर है सभी का? उसके बाद सभी लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि आपके सीआरपीएफ के हेड कौन है भाई? सीआरपीएफ के हेड कौन है? आपके एपी महेश्वरी है, ठीक है। सीआईएसएफ के हेड कौन है? आपके एसके जायसवाल है, ठीक है। सीआईएसएफ के हेड कौन है? एसके जायसवाल, ठीक है, एसके जायसवाल। यहां मैं लिख दे रहा हूं, सीआईएसएफ के उसी सीक्वेंस से लिखूंगा। सीआईएसएफ के हेड एसके जायसवाल है। एपी महेश्वरी आपके सीआरपीएफ के क्या है? हेड है, ठीक है, एपी महेश्वरी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बीएसएफ की, तो ये आपके कौन है? राकेश अस्थाना है। कौन है? राकेश अस्थाना आपके किसके हेड है भाई? किसके हेड है? बीएसएफ के हेड है, ठीक है। जो बीएसएफ के हेड है आपके राकेश अस्थाना जी हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपका क्या? आईटीबीपी और असम राइफल्स। आईटीबीपी के हेड कौन है? आपके जेएस देशवाल है। आईटीबीपी के हेड कौन है? जेएस देशवाल है, देशवाल, ठीक है। और असम राइफल्स का ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे है, सुखदीप सांगवान, ठीक है। तो सुखदीप सांगवान आपके असम राइफल्स के। क्लियर हो गया? सभी कुछ हमने एक साथ पढ़ लिया। सीआरपीएफ के हेड कौन है? एपी महेश्वरी। सीआईएसएफ के एसके जायसवाल। आईटीबीपी के जेएस देशवाल। असम राइफल्स के कौन है भाई? कौन है भाई? अभी हमने पढ़ा क्या? लेफ्टिनेंट जनरल आपके सुखदीप सांगवान। और बीएसएफ के हेड कौन है? आपके राकेश अस्थाना। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें याद रखा करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो मल्टीपल क्वेश्चन उसके जरूर पढ़ने होते हैं, ठीक है। सभी क्लियर है? हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल कौशल बिल्कुल सही है, उनका आपका एसके जायसवाल का नाम है, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए भैया ना, क्लास को शेयर भी करिए ताकि क्लास आगे बढ़े, क्योंकि मुझे सैटरडे को एक अच्छा सिम्टम दिखा था लेकिन फिर उस जितने नहीं आ रहे हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान जारी किया है? तो ये जो सांस अभियान है, ये सांस अभियान को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जारी किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका मेन जो शुरुआत की गई थी वो आपका निमोनिया से रिलेटेड की गई है। निमोनिया, एंटी निमोनिया जो अभियान चलाया गया वो आपका सांस है। हाँ, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था कि आप लोग सुबह आपकी करंट की क्लास में सुबह की कर दूंगा, लेकिन जिस दिन आप लोग इस क्लास में अगर आप लोग 100 तक पहुंच गए, जिस दिन 100 तक पहुंच जाएंगे इस समय वाले में, उस दिन मैं आपकी क्लास सुबह कर दूंगा। तो प्लीज करके आप लोग ना क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। क्लास को शेयर किया करो सभी लोग, ठीक है। 1939 में नहीं राकेश पासवान जी, 1939 में ये सीआरपीएफ के नाम से नहीं थी, ठीक है। 1939 में ब्रिटिश शासन के सेंट्रल फोर्स के नाम से थी सीआरपीएफ। फिर बाद में जब हम आजाद हुए हैं तो 1949 में इसको हमने कमीशन किया, ठीक है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। क्लियर है सभी को? तो आप इसको 100 तक पहुंचाइए आप इस समय वाले आपके ब्लॉकेज में। अगर इस समय वाले स्लॉट में आप 100 तक पहुंचा देंगे तो मैं आपकी क्लास सुबह कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया? तो किसने शुरू किया दोस्तों? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी हाल ही में सांस नामक एक अभियान चलाया जो कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन। तो ध्यान रखिएगा, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज एन का मतलब क्या होगा? न्यूट्रलाइज क्या? निमोनिया के बारे में बोला था कि नहीं? न्यूट्रलाइज निमोनिया, PNEUMONIA, न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। ये इस अभियान का दोस्तों क्या है? नाम है। इस अभियान का फुल फॉर्म ये है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्लियर हो गया? इस अभियान को भी एमपी गवर्नमेंट ने चलाया है, जो कि आपका शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, यानी कि आपका जो शिशु मृत्यु दर। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जैसे आपके मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में और भोपाल क्षेत्र में कुछ कौवे मरे पाए गए थे। तो ये हुआ था कि आपका बर्ड फ्लू शुरू हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू का भी जो मेन प्रकोप स्टार्ट हुआ था आपका एमपी से, तो एमपी पहले से बच्चों के लिए बहुत जागरूक है। और एमपी में ध्यान रखिएगा, एमपी में अभी की योजनाओं में अगर देखेंगे तो एमपी की अभी की योजनाओं में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर भी आपके शहरीकरण को लेकर, कौन से करण को लेकर? शहरीकरण और स्वच्छता को लेकर, शहरीकरण और स्वच्छता को लेकर यहां पर अभी क्या किया है? यहां पर अभी $120 मिलियन का क्या किया है? व्यय किया है। क्लियर हो गया सभी का? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का ही दोस्तों एक शहर है जिसको हम बोलते हैं इंदौर। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में अभी क्या हुआ है?
पिछले 4 सालों में लगातार इंदौर एक बार फिर से भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी क्या हुआ है, घोषित हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन था? सूरत। तीसरे नंबर पे आपका मुंबई था। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, क्लियर है। चिल्ड्रंस में निमोनिया के जो दर है उसको क्या करना, कम करना, और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। सभी का क्लियर है। उसके बाद ये जो अभियान है, जो सांस का जो अभियान है, ध्यान रखिएगा, इस सांस के अभियान को 2 लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो PGIMER। PGIMER क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि PGIMER जो है ये आपका भारत में जो आपके जो बी ग्रेड के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको स्थापित करने के लिए जो चंडीगढ़ में इसका मेन सेंटर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1962 से काम करता आ रहा है, यानी कि इंडो चाइना वॉर के बाद से काम करता आ रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और इसके साथ साथ एक संगठन और है जो कि चिल्ड्रंस के लिए ही बनाया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनिसेफ। यूनिसेफ 1946 में बना था, 1946 में। क्लियर हो गया सभी का? तो 1946 में बना। ये आपका जो PGIMER है ये आपका कहां पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद ये दोनों मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं जिसका नाम क्या है? सांस। मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रंस एजुकेशन जो फंड है, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ ने अभी हाल ही में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे आधारित, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में आधारित है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ मिलकर पूरी दुनिया के लगभग 100 देशों में 1.1 बिलियन वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। और ये लोग वैक्सीन का निर्माण करके जो कोरोना की वैक्सीन है, उस कोरोना की वैक्सीन का निर्माण करके पूरी दुनिया के लगभग 100 देशों में उसको क्या करेंगे? वितरित करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो 4 अरब जो आपका वो था, क्या बोलते हैं, 4 अरब जो वैक्सीन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भारत ने तोड़ा हुआ है अभी वर्ल्ड में। और अभी हाल ही में जो कोरोना के लिए कोरोना की जो वैक्सीन बनी थी उसका जो अभियान भारत ने चलाया था, उस अभियान का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोरोना की जो वैक्सीन बनी है उसका अभियान जो था वो कौन सा था? ऑपरेशन संजीवनी। कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? ऑपरेशन संजीवनी है, जिसके तहत भारत में कोरोना की वैक्सीन क्या की गई थी? वितरित की जा रही हैं। क्लियर हो गया? भारत के पास जो 2 मेन वैक्सीन है कौन कौन सी हैं? कोविशील्ड है और भारत में एक और है, कौन सी? कोवैक्सीन है। कौन है? कोवैक्सीन है। क्लियर हो गया? ये चीजें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गया। कोवैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। दुनिया में सबसे बड़ा मेडिसिन का हब बोला जाता है कौन सा देश? भारत देश बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सांस योजना है कौन चला रहा है? PGIMER और यूनिसेफ चला रही है। मैं एक बार फिर से फुल फॉर्म बोल देता हूं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो कि आपका चंडीगढ़ में है, 1962 में बना था। ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में किसने जनरल KS थिमैया, जनरल KS थिमैया जो है, KS थिमैया के नाम पर उनके संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखिएगा किसने किया होगा दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद ने, या फिर रमेश पोखरियाल ने। तो किसने किया है? राष्ट्रपति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में क्या किया? इनका कर्नाटका में जो इनका घर है, कर्नाटका में जो इनका घर है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर क्या किया है? इनके घर को ही संग्रहालय बनाया है। ठीक है, कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोडागु, KODAGU। कोडागु डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो कौन? आपके KS थिमैया, KS थिमैया में इनका घर है। और ध्यान रखिए KS थिमैया के अगर भाई के बारे में देखें और इनके जो बच्चे हैं वो भी इंडियन आर्मी में सर्विंग है। और इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ सोशल वर्कर के रूप में बहुत ज्यादा कर्नाटक में फेमस हुई है, जिनको केसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, इनको केसरे, इनकी वाइफ को भी केसरे हिंद की उपाधि कर्नाटक में दी गई है। उसके बाद जहां पर इनका जो मेन जो घर है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में मेडिकरी स्थान पर है, मेडिकरी जगह का नाम है। ठीक है, मेडिकेरी नामक स्थान पर इनका अपना घर था। तो इनके घर को ही भारत सरकार ने घोषित किया है एक इसके रूप में, संग्रहालय के रूप में। ये इनको क्या किया गया है? इनको एक तरीके से इनको डिनोट किया गया है वहां पर कि हम उनको समर्पित कर रहे हैं इनके घर को संग्रहालय के रूप में बनाकर। ठीक है,
1957 से लेकर 1961 की बात करें तो 1957 से 1961 तक ये भारत के सेना चीफ भी रहे हैं, ठीक है, सेना अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से? के एस थिमैया जी, ठीक है। तो वहां से, और ये जो समय था ये भारत में संक्रमण का समय रहा, क्योंकि 61 के बाद ही भारत में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था वो इन्हीं के समय में संक्रमण चल रहा था कि हाँ इंडिया चाइना के बीच इस तरीके का कोई विद्रोह होने वाला है, ठीक है। और इनका जो घर है दोस्तों, इनके घर को बोला गया है, बोला जाता है सनी साइड, ठीक है। इनका जो घर है, इनके घर को बोला जाता है सनी साइड। तो अब इस संग्रहालय का नाम ही क्या पड़ जाएगा? इस संग्रहालय का नाम ही पड़ जाएगा क्या? सनी साइड इसका नाम होगा, जो कि इनका घर है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इनके घर को ही संग्रहालय के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। रमेश पोखरियाल जी कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन है? आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपका अंतरिक्ष मंत्रालय किसके हाथ पे है, ठीक है, ठीक है। सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई, है ना, शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ताकि क्लास आगे बढ़े। जितनी ज्यादा मात्रा में आप लोग दिखाई देंगे, जैसे अब मैं ये देख रहा हूं, क्या आप लोग भी देख रहे होंगे कि अब लगभग पर डे 1000 के आसपास व्यूअर्स पहुंच जाते हैं। तो अगर धीरे धीरे ऐसे पहुंचेंगे तो फिर हम लोग क्लास को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। अगर 100 लोग आ रहे हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो फिर क्लास को हम सुबह बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर होगा सभी का? सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ओएनजीसी द्वारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो यहां पर आपका जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहां शुरू की गई है? आपकी लद्दाख में एक स्थान है जिसका नाम है पुगा। लद्दाख में एक स्थान है, कौन सी? पुगा नामक स्थान पर, जो पुगा गांव है लद्दाख का, ये गांव स्टोक नामक गांव के निकट है। और स्टोक कांगड़ी, ध्यान रखिएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। लद्दाखियन रेंज की जो लद्दाख में सबसे हाईएस्ट पीक है जो साइड की, वो आपकी स्टोक कांगड़ी है, ठीक है। और लद्दाख के जो पुगा गांव है, पुगा गांव में जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन करने वाला है? कौन कर रहा है? आपका ओएनजीसी कर रही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में यह स्थापित हुई थी, और दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। और ध्यान रखिएगा, इसको पूरा क्या बोलते हैं? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्लियर है? कॉर्पोरेशन का मतलब, कॉर्पोरेशन को हम लोग बोलते हैं निगम, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह है। तो कॉर्पोरेशन वो होते हैं जो होते तो कंपनी है, लेकिन इनका निर्माण जो हुआ वो संसद द्वारा बनाए गए विधेयक के साथ होता है, लेकिन ये अपना काम अपना इंडिपेंडेंटली करते हैं और अपने कर्मचारियों को सैलरी वेतन भत्ता खुद देते हैं। सभी का क्लियर हो गया कि नहीं? तो ध्यान रखिए, ये आपका ओएनजीसी होगा, जो कि जियोथर्मल एरिया डेवलपमेंट क्या बना रहा है? आपका परियोजना की स्थापना लद्दाख में कर रहा है। क्लियर है? जो ये परियोजना बनेगी आपकी जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बनेगा, जो भूतापीय प्रोजेक्ट बनेगा, ये भूतापीय प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो दुनिया भर में, जैसे कि डेनमार्क अभी क्या कर रहा है? ग्रीन एनर्जी का निर्माण कर रहा है। डेनमार्क आपका विंड फार्म बना रहा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था साउथ कोरिया, ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि साउथ कोरिया और एक डेनमार्क, ये क्या कर रहे हैं? ये लगभग 10-10, 12-12 गीगावाट का क्या कर रहे हैं? 10-12 गीगावाट का ये विंड फार्म स्थापित कर रहे हैं अपने अपने सागरों में, है ना। दुनिया का आपको मैंने एक और बात बताई थी, ब्रिटेन में अभी इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन में कौन सा? हॉर्न सी में है, ठीक है। हॉर्न सी में इनका सबसे बड़ा क्या है इस समय का? आपका विंड फार्म है। तो इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादित करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसा कि जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, ये जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में ओएनजीसी ने इस बात का दावा किया है कि यहां से सोलर और विंड एनर्जी के विपरीत अगर देखा जाए, जो पूरी तरीके से लगातार एनर्जी नहीं दे सकते, सोलर और विंड एनर्जी के विपरीत ये जो प्रोजेक्ट चलेगा ये 24 घंटे चल जाएगा, और ये आपके साल में 365 दिन पूरा चलेगा। तो ये आपको ज्यादा ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोलर एंड विंड एनर्जी के विपरीत ये 24 घंटे और 360 दिन ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, ठीक है, जो कि कोयले और तेल की तुलना में लगभग 80% पॉल्यूशन भी कम करेगा, ठीक है। कोयले और तेल की तुलना अगर देखी जाए तो जैसा कि आपको मैंने कल बताया भी था, दुनिया का पहला देश बन जाएगा हमारा भारत, जो कि आपका इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, इलेक्ट्रिफाइड कर रहा है। जब डीजल के इंजन आने वाले समय में नहीं चलेंगे, अगले 3 साल बाद सब कुछ बंद हो जाएगा
और 2030 तक भारत का दुनिया का पहला देश होगा भारत, जो कि पूरी तरीके से क्या करने वाला है, पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री रेलवे चलाने वाला है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोयला और तेल की तुलना में देखें तो कोयला और तेल की तुलना में लगभग 80% पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। 80% पॉल्यूशन कम होता है, किससे, भूतापीय ऊर्जा से। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहां पर स्थापित हुआ है, लद्दाख में। ध्यान रखिएगा लद्दाख की फेमस पीक्स में कौन सी आती है, फेमस पीक्स में यहाँ की स्टोक कांगड़ी आती है। स्टोक कांगड़ी यहाँ की लद्दाखियन सबसे हाईएस्ट रेंज है। ठीक है, लद्दाखियन रेंज। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। हाँ, शशि शंकर, वेरी गुड। शशि शंकर इसके क्या है, ध्यान रखिए, ओएनजीसी के शशि शंकर जी इसके क्या है, चीफ है। ठीक है, ओएनजीसी के चीफ। क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, है ना, क्लास को शेयर भी करते रहा करिए भाई। हाँ, अर्थ के हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो सभी लोग क्लास को एक बार दबा के शेयर भी कर दिया करिए, ताकि आप लोग क्लास अच्छे से चल सके और अच्छे से आप लोग पढ़ भी सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो रक्षा मंत्रालय ने एसडीआर टेक जो योजना शुरू की है, एसडीआर टेक बोलते हैं इसको, एसडीआर टेक, जो कि आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो टेक्निकल है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल जो है, ये आपका शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम जो शुरू करने जा रहा है, तो ये आपका कौन करेगा, किससे होगा, बीईएल से होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में ही पहले देख लेते हैं। 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में स्थापित हुई थी। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये हमारी डीआरडीओ की इकाई के रूप में काम करता है। ये डीआरडीओ की सब्सिडियरी के रूप में काम करता है, यानी कि ये उसकी इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी, और सॉरी 1958 में हुई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है दोस्तों, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, बीईएल और डीआरडीओ के अध्यक्षों के नाम आप लोग खुद बताएंगे, मैं बीईएल का बता दे रहा हूं, एमवी गौतम, ये तो आपको पता ही होगा। तो एमवी गौतम कौन है, आपके डीआरडीओ वो बीईएल के क्या है, चीफ है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने इस पॉइंट पे, शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम जो शुरू करने जा रहा है कौन, रक्षा मंत्रालय, किसके मदद से, बीईएल की मदद से। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये एसडीआर है क्या, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको एसडीआर को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करते हैं या कैसे करेंगे, या इनका काम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये सशस्त्र बलों के लिए एक स्ट्रेटेजिकल गहराई प्रदान करेगा, जिसमें ये क्या करेंगे, ये 4 चैनल का मल्टी मोड होगा, जो कि मल्टी बैंड होंगे। और इस मल्टी बैंड के माध्यम से शिप बॉर्न सॉफ्टवेयर जो डिफाइंड प्रणाली होगी, इसमें आपके वॉइस कनेक्शन होंगे शिप से शिप के बीच में। तो वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन, वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए किसके बीच में, ये वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए शिप टू शिप से किसी भी दूसरी शिप के बीच में वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, शिप टू शोर यानी कि तट से लेकर शिप तक के डाटा कम्युनिकेशन, और किसके लिए, आपके वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, और शिप से एयर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हवा से जल में, या जल से थल पे, या जल से जल पे आपके जो वॉइस कम्युनिकेशन और जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए है, उसके लिए आपका शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जो एसडीआर टेक्नोलॉजिकल पद्धति से हो रहा है। ठीक है, ये सेल्फ डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजिकल पद्धति होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पद्धति के माध्यम से मैं आपको बता दूं, इसमें 4 चैनल के मल्टीबैंड लगाए जाएंगे, और इस मल्टीबैंड के साथ साथ इसमें 19 इंच का इसमें रैक माउंटेबल होगा, जिसकी मदद से क्या करेंगे, ये वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच स्थापित कर सकेंगे, एक शिप से दूसरी शिप में, एक शिप से शोर की तरफ और शोर से शिप की तरफ, या शिप से एयर में या एयर से शिप में। क्लियर हो गया। तो ये आपका शुरू करने जा रहा है रक्षा मंत्रालय, जो किसकी मदद से होगा, बीईएल। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जो हमारी कोस्टल गार्ड है, वो अच्छे से एक दूसरे से आपस में डाटा कनेक्शन कर सकेंगे। ठीक है, सभी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए भाई।
हाल ही में किस सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? तो नन ऑफ द अदर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विवादित भूमियां हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही होती हैं, और उत्तर प्रदेश में विवादित भूमियों की वजह से धोखेबाजों को उन पे कब्जा करने से रोकने के लिए अब क्या होगा, अब आपका लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किसने किया दोस्तों? ये आपके यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया है। लैंड होल्डिंग के लिए अब आपको ज्यादा कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। लैंड होल्डिंग के लिए 16 अंक का क्या होगा? यूनिकोड होगा। और 16 अंक का जो यूनिकोड है, ये यूनिकोड के माध्यम से आप अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं। इस यूनिकोड से फायदा क्या होगा? उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों को सुलझाना एक सबसे आसान हो जाएगा, जो कि सालों साल नहीं हटते हैं। इसके साथ साथ धोखेबाज जो लोग होते हैं, जो दूसरों की जमीनों पर क्या कर लेते हैं, कब्जे कर लेते हैं, वहां पर भी इसको रोका जाएगा। तो 16 अंक का यूनिकोड है जो कि भूमि विवाद के मामलों की जांच करेगा और भूमि विवादित जो भूमि है उसके धोखेबाजों को लेने से रुकेगा। क्लियर हो गया सभी का? तो ये आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। केरल की बात करेंगे दोस्तों, तो केरल में समय बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। इन सारी परियोजनाओं के बारे में आप लोग हमें एक एक बात करके बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी इसकी पढ़ भी लिया। जैसे वन स्कूल वन आईएएस योजना, आपका फाइबर ऑप्टिक्स की योजना जो वाईफाई फ्री हो रहा है, आपका केरल में किया गया है। केरल में ही एक संग्रहालय खुल रहा है जो मजदूरों के लिए, आंदोलन के लिए खुल रहा है। केरल की गवर्नमेंट ने भी हाल ही में बहुत सारे प्रकार की परियोजनाएं लेकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ध्यान रखिएगा विराट कोहली नहीं होगा, यहां पर ऋषभ पंत होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर रहा है, मतलब जनवरी के महीने की। ठीक है, तो जनवरी के महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है किसको? ऋषभ पंत को। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो वही ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और ब्रिस्बेन वाला जो मैच है, जिसमें एक में क्रमशः इन्होंने 97 और 89 रन बनाए, जिसकी वजह से इंडिया क्या था, इंडिया गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी को जीत पाई। और उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से ऋषभ पंत का बहुत सारा नाम हुआ। तो ऋषभ पंत को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। ठीक है, अगर हम लोग आईसीसी डिकेड ऑफ द मंथ घोषित करेंगे, डिकेड ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित करेंगे, तो कौन होने वाला है वहां पर? विराट कोहली होने वाले हैं। क्लियर है, हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग आईसीसी टेस्ट प्लेयर की बात करेंगे, तो आईसीसी जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड है वो कौन है? स्टीव स्मिथ है। कौन है? स्टीव स्मिथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टीव स्मिथ को ही अभी हाल ही में एलन बॉर्डर ट्रॉफी से भी नवाजा गया है, जो कि एलन बॉर्डर अवार्ड जो किसको मिला है? स्टीव स्मिथ को मिला है। क्लियर है सभी का? उसके बाद अगर आईसीसी फीमेल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर ऑफ द डिकेड माना जाएगा, तो वो कौन था भाई? आप लोगों को मैंने बताया था, एमिली पेरी थी। एमिली पेरी जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्लेयर है, एमिली पेरी को आईसीसी फीमेल डिकेड प्लेयर का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऋषभ पंत आपके किस लिए घोषित हुए? ऋषभ पंत आपके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुए हैं। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों आईसीसी की बात कर लेते हैं यहां पर, तो हमने पहले भी पढ़ा है आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दुबई में है। पहले इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, 2006 तक इसका मुख्यालय लंदन में था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहां कर दिया गया? दुबई कर दिया गया, क्योंकि वहां से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। 1909 में आईसीसी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया? और आईसीसी के सीईओ की बात करें तो मनु साहनी इस समय क्या है? इसके सीईओ है। मनु साहनी, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मनु साहनी इस समय इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। क्लियर है? अगर दोस्तों हम लोग अपने बीसीसीआई की बात करेंगे, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई कहां पर है? बीसीसीआई मुंबई में। और बीसीसीआई के चीफ का नाम आपको पता है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। और बीसीसीआई के जो सचिव है वो जय शाह है। क्लियर हो गया सभी का? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया करते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलिए। हाँ, केरल में पहला जेंडर पार्क, बिल्कुल सही, पहला जेंडर पार्क मेमोरियल बन रहा है, बिल्कुल सही है। और देश की ओनली सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो ट्रेन उद्घाटन। ठीक है, और अभी आपका केरल में ही गेल अथॉरिटी ने क्या किया? गैस पाइपलाइन बिछा रही है, जो कि कोची से मंगलूर तक जा रही है। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का आता है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन जीता भाई? आपका स्टीव स्मिथ। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को थर्ड टाइम क्या दिया गया? तीसरी बार इनको एलन बॉर्डर
अवार्ड दिया गया है, एलन बॉर्डर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये एलन बॉर्डर जो अवार्ड दिया गया है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया के ऐसे किसी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके बारे में जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में अंपायर्स भी होते हैं, उस वोटिंग में आपके साथी खिलाड़ी भी होते हैं, और उस वोटिंग में मीडिया भी होती है। पहले यहां पर मतदान होता है कि किसको दिया जाए, तो वहां पर हर तरीके से अच्छा पाया गया स्टीव स्मिथ को, इनको थर्ड टाइम क्या दिया गया है, एलन बॉर्डर अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी का? तो एलन बॉर्डर अवार्ड इस बार किसको मिला? पूर्व कप्तान आपके स्टीव स्मिथ को दिया गया, ठीक है। स्टीव स्मिथ को ही इस बार फिर से पढ़ लेते हैं, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया था और थर्ड टाइम इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ऑप्शन में आपके यहां पर क्या है? ऑप्शन में आपका एक और दो नाम जुड़े हुए हैं, कौन? बेथ मुनी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बेथ मुनी है, तो मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया की फीमेल क्रिकेटर है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की फीमेल क्रिकेटर है, और बेथ मुनी को इस बार जिस तरीके से स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर अवार्ड दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही बेथ मुनी को बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बेलिंडा क्लार्क, ठीक है। तो ये आपका एक और नया क्वेश्चन बन गया। बेलिंडा क्लार्क कौन है? ध्यान रखिएगा, ये भी पूर्व खिलाड़ी रही है, तो इसके बारे में बता दो। जिस तरीके से जो वहां पर एलन बॉर्डर अवार्ड दिया जाता है मेल क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही फीमेल क्रिकेटर के लिए जो अवार्ड होता है वो आपका मिलता है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, जो कि बेथ मुनी को दिया गया है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो इस बार इनको तो फर्स्ट टाइम ही दिया गया, लेकिन आपका स्टीव स्मिथ को थर्ड टाइम दिया गया। इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? लास्ट सीजन में, सीजन के लास्ट समय में एक वोटिंग होती है जिसमें एम्पायर्स, इसमें मीडिया, इसमें साथी खिलाड़ी, इनकी वोटिंग कराई जाती है, फिर उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है कि अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान रखिए, सभी लोग क्लास को पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। और अभी मैंने आपको एक और बताया था, मर्व ह्यूग कौन है? आप लोग इनके बारे में बताएंगे, आप लोग इनके बारे में बताएंगे, मर्व ह्यूज कौन है, ठीक है। मर्व ह्यूज कौन है? हाँ, राकेश पासवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाल ही में ईशांत शर्मा ने 300 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मर्व ह्यूज कौन थे? मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया के जो फेम क्रिकेटर, जो फेम उनका अवार्ड होता है, जो हॉल ऑफ फेम होता है, उसमें आपके मर्व ह्यूज शामिल किए गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में समय क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, हम लोग कल फिर से मिलेंगे 10:30 पे। जैसे ही इस क्लास में अगर आप लोग 100 तक की संख्या में आगे लाइव, तो उसके बाद ये क्लास आपकी सुबह कर दी जाएगी, और फिर एग्जाम बेस्ड मल्टीपल क्लासेस भी आपके स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।